नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पहुँच चुके हैं जन संवाद कार्यक्रम में रफीगंज के महादेव घाट में। और आज हमारे साथ भाजपा के, लोजपा के और आरजेडी के कई नेता यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और हम इन लोग से सबसे पहला परिचय जानेंगे या हम परिचय खुद से बता दे रहे हैं। ये हमारे साथ है लोजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार जी। ये हमारे साथ है भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह। ये है राजद नेता दारा सिंह। और ये है अति पिछड़ा मोर्चा भाजपा के अरविंद राज सिंह। और ये हो गए बबलू कुमार सिंह, भाजपा महामंत्री। आइए अब हम लोग से कुछ चलिए, सबसे पहले हम लोजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष विनोद जी हैं, उनसे बात करते हैं। नहीं, आप बात उनसे कीजिए जिनकी सरकार है। सरकार अभी है आरजेडी के और केंद्र में भाजपा है। हाँ भाई, तो केंद्र से शुरुआत कीजिए। केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उनसे पहले पूछिए कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा अभी तक क्यों नहीं मिला। तो हम बात करते हैं, जो सुबोध सिंह जी हैं भाजपा के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, तो इनसे आज बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपसे ये जानना चाहिए कि अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, इसका पीछे कारण क्या है, वजह क्यों क्या है अभी तक बिहार को ये नहीं मिलता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कुछ विशेष मिले। और बिहार के जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो शासन में हैं, उनका भी एक उनको विशेष मिले। लेकिन वो जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं उसका भी पालन होना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो संविधान में निहित है उस मानक को बिहार पूरा नहीं करता है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन विशेष पैकेज के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा कुछ दिया है। आज आप देख सकते हैं बिहार में हाईवे का विकास, रेलवे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ये सब आपको विशेष राशि के तहत यहाँ मिल रहा है। तो यही तो कारण है कि नहीं बिहार को विशेष राज्य। मेरा इसमें क्वेश्चन रहेगा बिहार को अगर आप विशेष पैकेज दे रहे हैं तो एक कोई खैरात नहीं दे रहे हैं। बिहार आपको सबसे ज़्यादा सीट देती है अन्य राज्यों के हिसाब से, और जितना सीट आपको बिहार देती है, जैसे कि पिछले चुनाव में ही आपको बिहार 39 सीट दी थी, इतना अच्छा रेशियो किसी भी स्टेट में आपका नहीं था। उसके बाद भी हमारे बिहार की जनता को आप बताइए तो कौन कौन सी व्यवस्था होती है जिसकी वजह से हमारे बिहार का स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, विशेष राज्य का दर्जा देने का जो प्रावधान है उसमें एक दायरा है। नदी कितना, पहाड़ कितना, समतल भूमि, कृषि योग्य भूमि कितना, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, सड़क का कितना है, ये सभी मानकों पर बिहार उस दायरा को जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए जैसे उत्तराखंड का कश्मीर को या अन्य पहाड़ी राज्यों को मिला है तो बिहार पूर्ण नहीं करता है। मेरा क्वेश्चन है, आपके कहने का मतलब है कि हमारे पास रोड पर्याप्त है इसलिए हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, या हमारे पास ये फैक्ट्रियाँ पर्याप्त है इसलिए हमारे बिहार राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, या हमारे पास नदी पर्याप्त है इसलिए, या फिर ये सब में कमी है, किस कारण से? अगर कमी है तो फिर जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा बिहार अभी भी सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य है हमारे देश में, जो कि सबसे ज़्यादा जनता की सबसे ज़्यादा वोट का स्टोर किया। अगर यूपी के बाद अगर सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा जनता कहीं पे रहता है और सबसे ज़्यादा अशिक्षित या एक कह सकते सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर कहीं पे है तो हमारे बिहार में। अगर इतना सब फुलफिल होने के बाद भी हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है तो फिर क्या दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा जो पूर्ण रूप से विकसित है, या महाराष्ट्र को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा जो पूर्ण? आप हमारे बिहार को विकसित मानते हैं या अर्ध विकसित मानते हैं? अगर अर्ध विकसित मानते हैं तो हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर विकसित मानते हैं तो फिर आप बताइए कि हमारे देश से, हमारे इस बिहार से अदर स्टेट में बेरोजगार क्यों जाते हैं? अभी तक जिन्होंने बिहार पर शासन किया है, जिन्होंने भी, आपने भी 15 साल किया है, 15 साल बैकडोर से किया है या हमने गठबंधन में किया था जी। और आपको बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के पास जो मंत्रालय था आप गिनाने के लिए देख सकते हैं जाकर का पथ निर्माण मेरे पास, पथ का
कायाकल्प हुआ बिहार में। स्वास्थ्य मंत्रालय मेरे पास, स्वास्थ्य का क्या हाल था CHC PHC का, एडिशनल PHC का, आप देख सकते हैं। तो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे उस विभाग में बेहतर काम हुआ, लेकिन गठबंधन के साथी बेहतर नहीं कर सके। तो आप सरकार गिरा सकते हो? सरकार देखिए, आप फिर मलाई क्यों खा रहे थे जब आपने जनता ने जनादेश दिया था सरकार चलाने के अपने लिए। काम के लिए दिया था, ये कहने के लिए नहीं कि हमारे सहयोगी ने कार्य नहीं किया, हमने तो किया। फिर तो आप जो जिस परिवेश में रहते हैं, अगर 2 बैल चल रहा है, एक बैल कम तेज है, एक बैल तेज है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ काम कम होगा। अगर दोनों समान रूप से चलने वाले होते तो तेजी से होता। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री थे उन्होंने अपने विभागों में बेहतर कार्य किया है। जहां तक आपका प्रश्न है इंडस्ट्रीज नहीं लग रहा पिछड़े पर, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। जो आपने भी 15 साल मुख्यमंत्री बैठे थे, जो मैं हम आज आपको भाई साहब बता देता हूँ, 5 साल में जाकर देखिए बगल के यूपी राज्य का तस्वीर बदल गया। ये कहीं न कहीं अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दे, 5 साल में बिहार का तस्वीर बदल जाएगा। बिहार का जनता जब वोट देता है तो एक नेता को देता, मुख्यमंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री को नहीं देता। हम ये नहीं कभी चाहे कि आप मुख्यमंत्री बने। आप उस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किए जो आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया? हमारा तो अपना विकास का मुद्दा था ना, हम तो वोट इसलिए आपको देते कि आप मुख्यमंत्री बने या न बने, हमारे बिहार का विकास करें। बिहार की जनता ने वो जो 90 का अराजक दौर था, उस दौर से निकलने के लिए बिहार के जनता ने गठबंधन वाला नीतीश कुमार जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी के नेतृत्व में, और जब गठबंधन पूर्व में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने वादा किया था गठबंधन करते समय कि नेता होंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिहार के जनता ने प्रचंड जनादेश दिया, लेकिन कहीं न कहीं उस जनादेश मिला बिहार के विकास के लिए। तो जो हमारे गठबंधन के साथी थे उनके मंत्रियों ने अगर समान रूप से जितना भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने काम किया अपने विभाग में, तो निश्चित आज बिहार के युवा पलायन नहीं करते। आज यहाँ इंडस्ट्रीज लगता, अभी वर्तमान में देख लीजिए शाहनवाज हुसैन साहब मंत्री बने थे, उद्योग मंत्री, उन्होंने 17 इथेनॉल प्लांट लगाने का और सिल्क सिटी और क्या क्या। आज गठबंधन तो लिए कहाँ चला गया सारा परियोजना? तो इसके दोषी नीतीश कुमार जी हैं। आप तो बिहार में नहीं है, आके आपकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आपके बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक नहीं है। और आप कहते हैं बिहार, आप बिहार का विकास क्या कराएंगे? आप एक नेता का विकास नहीं करा पाए बिहार में जिसको आप मुख्यमंत्री चेहरा बना कर दे सकते। अभी भी आप अधर में हैं, सम्राट चौधरी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे या किसी और का मुख्यमंत्री? अभी तक आपने ओपन नहीं किया अपना टास्क के पता कि हमारा बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो आप कहते हैं हम बिहार का कर दिए, नीतीश कुमार की वजह से बिहार को छोड़ा। अरे आप बिहार के तो बाद में सोचिए कि विकास कराएंगे। आप अपनी बिहार के बीजेपी की जो पार्टी बिहार में है उसका अभी तक विकास नहीं करा पाए। आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो यहाँ से निकलकर बाहर का प्रतिनिधित्व कर सके बिहार से, या बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके। इसलिए आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता में विश्वास रखने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी परिवार है। और भारतीय अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मुखिया नहीं होता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कई दफा आप लोगों ने बयान सुना होगा मीडिया में कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक मंडल अध्यक्ष को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देगी, तो वो नीतीश कुमार जी से बेहतर कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी आप चेहरा क्यों नहीं बना रहे हैं? किससे डर रहे हैं? चेहरा यहाँ प्रत्येक भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिसको भी मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी से वोटर आपको वोट क्यों देगा? वोटर देगा हमारे नीतियों पर, हमारे विकास कार्यों को देखकर, हमारे सिद्धांतों पर। आप अगर तो उदाहरण लीजिए ना भाई, आप अगर के उत्तर प्रदेश का देखिए उसका क्या है बजट और बिहार का क्या बजट है, ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी का फेल्यूर है। आपको हम बताते हैं, आप यूपी से बिहार को तुलना मत ही कीजिए। यूपी में कितना इंडस्ट्री है, यूपी में मैं आप ही के प्रश्न का जवाब देता हूँ, इसलिए तुलना करना भाई साहब। एक मिनट बताइए, आप ही के प्रश्न आपने कहा कि सबसे अधिक सांसद बिहार देती है, उत्तर प्रदेश 80 सांसद देती है, तो क्यों तुलना नहीं करें? आपने 80 सांसद देने वाला उत्तर प्रदेश जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मान सकता, तो 40 प्रतिनिधि देने से विशेष राज्य का दर्जा का कोई मतलब नहीं। संविधान पढ़ता था, बाबा साहब ने संविधान लिख कर गया, विशेष राज्य के दर्जा के लिए लिख कर गया। यहाँ रकबा, कृषि योग्य भूमि, सभी संसाधन, ये मानक है।
अब लाख आप राजनीति करते रहे कि विशेष राज्य का। आप अपने संसाधन से कहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कि हम बिहार का विकास करके, कौन रोक दिया आपको विकास करने से? पलायन जो हो रहा है उसको कौन बोला कि भाई इसको मत रोकिए, यहाँ के युवा बाहर कमाने जाए? ये फेलुअर है और पूर्णतः फेलुअर है नीतीश कुमार जी। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जब भी चुनाव आता है लोकसभा का तो उत्तर पूर्व का मुद्दा उठता है, इसका मुख्य कारण क्या है कि अभी तक किसानों को पानी तक नहीं पहुँच पाया है? जो भी इस मुद्दे को उठाते हैं ना, ये लोकसभा का यार क्या मुद्दा है? सिंचाई सब लोग जानते हैं, संविधान उलट कर देख ले, सिंचाई राज्य सरकार का विषय होता है। राज्य सरकार ने नहीं किया तो मजबूरन हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने इसे संकल्प के रूप में लिया, आदरणीय श्री सुशील कुमार सिंह जी ने, और इन्होंने लगातार इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का ध्यान रखने कराया, और उन्होंने दोनों राज्यों से सहमति ये हस्ताक्षर हुआ और कहा कि भाई चलिए दो राज्यों का विषय है, दोनों की लड़ाई हो तो ये नॉर्थ कोयल परियोजना पूर्ण नहीं होगी। उन्होंने अलग से केंद्र से पूरा योजना के लिए राशि आवंटित की। ये दुर्भाग्य है कि नॉर्थ कोयल की बात लोग करते हैं, सोन कनाल का विस्तारीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? इंद्रपुरी बराज से क्या कभी किसी ने या आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधि, मगध क्षेत्र के हम सभी जनप्रतिनिधियों तो करते हैं, जो भी विधायक हैं, क्या कभी उन्होंने किसी सदन में उत्तर कोयल का मामला उठाए हो? क्या एक पत्र कहीं लिखे हो? आज तक कहीं कोई भी विधायक हो या कोई भी पूर्व के सांसद रहे हो, तो किसी ने नॉर्थ कोयल के बारे में कभी नहीं सोचा। न आज के वर्तमान राज्य सरकार ने, न इसके पूर्व के लालू जी ने। ये 93 में परियोजना यहाँ के वन विभाग ने बंद कराया, लालू जी का शासन था। इस मुझसे लोग नॉर्थ कोयल की बात करते हैं। दूसरा चीज, अगर इतना ही इच्छा शक्ति था सिंचाई देने का, कई जगह आप लोगों ने देखा होगा पंप नहर का निर्माण हुआ, लिफ्ट इरिगेशन। गंगा में हमारा जो बाढ़ का पानी एक्स्ट्रा आता है, क्यों नहीं लिफ्ट इरिगेशन ऊंचे क्षेत्र में, पठारी क्षेत्रों में पानी को भेजा जाए और डैम बनाकर सिंचाई की व्यवस्था? क्यों नॉर्थ कोयल के भरोसे आप हैं? क्यों सोन कनाल का विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए? इसको तो ये इसका पूर्णतः जिम्मेवार एकमात्र, अगर हम कहेंगे माननीय सुशील कुमार सिंह जी जो हैं, इन्होंने नॉर्थ को मरे हुए परियोजना को जिंदा करने का काम किया है। नहीं तो किसी ने नहीं। बस चुनाव आया, धरना और प्रदर्शन, चुनाव आया तो इसके पहले कहाँ थे? सदन में कभी आप आवाज उठाने गए हैं? किसी विधायक ने कहीं कोई लेटर लिखा है? किसी विधानसभा में नॉर्थ कोयल का किसी ने ला कर मुझे दिखा दे? लेकिन उसके बावजूद भी उतना मतलब ये कर रहे हैं सांसद महोदय, उसके बावजूद भी अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, सिंचाई नहर में जो काम होता है, आप जानते हैं कि मात्र 4 माह मिलता है काम करने के लिए, और वहाँ का सारा चीजें जो थी, कुछ कंपनी गड़बड़ियाँ कर रही थी, उसका समीक्षा बैठक हुआ है, और उस समीक्षा बैठक में कंपनी ने अपनी गलती को माना और काम में तेजी लाने का आश्वासन दिया है। एक और विषय है, कंक्रीट लाइनिंग पूरे नहर का नया सिरे से आपने देखा होगा। अगर किसी ने नॉर्थ कोयल के नहर का भ्रमण हम लोग किए हैं, हम लोग अंतिम छोर तक गए और मंडल डैम तक माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में गए, तो देखे हो कि स्लैब दे सीमेंट का दे के वो था जो जगह जगह से उखड़ गया, तो नहर जहाँ मन तहाँ टूट जाता था। नहर में बना हुआ उसका हुआ कि मोहम्मदगंज से लेकर टेल एंड तक, अंतिम छोर तक मेन कनाल का कंक्रीट ढलैया, नीतीश कुमार जी ने 2 साल तक इसको लटका कर रखा, और तर्क जो दिया कि अगर नहर कंक्रीट लाइनिंग हो जाएगा तो वाटर रिचार्ज यहाँ का नहीं होगा। जनाब, आप नहर की चौड़ाई कितना है? 24 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 50 फीट। 50 फीट में वाटर रिचार्ज होने से पूरे भूगर्भ जल सभी जगह पे नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर नहर का पानी 100 एकड़ खेत में फैलता तो 100 एकड़ में भूगर्भ जल रिचार्ज होता। ये क्या तर्क था उनका? इंजीनियर कैसे समझाते हैं? उनका दिमाग कहाँ? वापस भाई इंजीनियर है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सिर्फ टारगेट करने के लिए माननीय सांसद महोदय को जवाबदेह बनाने के लिए नॉर्थ कोयल का मुद्दा लोगों उठाते हैं। बाकी मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी ने भी एक पत्र दिखाते कि हमने प्रधानमंत्री को लिखा हो। हम आम पब्लिक की बात नहीं कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी जिंदा रखने का काम किया। लेकिन माननीय कई विधायक हैं इस मगध में, किसी विधायक ने अगर कोई पत्र लिखा हो, किसी विधायक ने अपने विधानसभा में प्रश्न उठाया हो, किसी विधान पार्षद ने उठाया, सदन है ना जनाब, आप उठाते यहाँ पर प्रस्ताव भिजवाते केंद्र को, और मूल विषय की ये राज्य सरकार का विषय है। ये फेलुअर है इनका, आपके काम को केंद्र कर रहा है। केंद्र कर रहा है, कब तक आशा रखा जाए किसानों को केंद्र पानी पहुँच जाएगा? निश्चित रूप से
हम भी किसान हैं। पानी जो लक्ष्य था थोड़ा सा पीछे हुआ है, लेकिन 24 के जो खरीफ फसल लगने के समय निश्चित रूप से नॉर्थ कोई करलाल पानी किसानों के खेत में जाएगा। और ऐसे कार्य तो लोग कहेंगे कि चुनाव आने से लोग करें, लेकिन ये अपने अंतरात्मा के आवाज पर कह रहे हैं कि जो वहाँ चल रहा है, जो जानकारी है उसके आधार पर कह रहे हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ किसानों को कि 24 के खरीफ फसल में निश्चित रूप से नॉर्थ का पानी अंतिम छोर तक पहुँचे। आपसे एक और क्वेश्चन है। कुछ दिन पूर्व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके पूर्व उदय दी थी, उनके द्वारा एक सनातनियों के विरुद्ध में दिया जाता है कि बयान दिया गया था कि ये सब कीड़े मकोड़े की तरह है, इनको निकाल के फेंक देना चाहिए। क्या ऐसा सुशोभित का होते हुए उन लोग को ऐसा बयान देना चाहिए? कहाँ तक उचित था? देखिए, ये मोहरा उदय नीति हो जाए या फिर राजन के प्रदेश होते जगदानंद बाबू बोल रहे थे, या कई और लोग अभी परजीवी उभर कर आ गए इस देश में। ये असल मुद्दा है जो INDIA अलायंस बना है, इसका ही मूल एजेंडा है। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, और वो जानते हैं कि खास करके इसलिए ये इस तरह का बयान देते हैं कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोग जो हैं उनको लगता है कि जात के नाम पर हम बांट लेंगे और सनातन का अपमान करके जात के नाम पर मुझे वोट मेरे जात का मिल जाएगा, और हम तुष्टिकरण करेंगे तो एक खास समुदाय का वोट मुझे मिलेगा। लेकिन ये उनकी भूल है। जब जब सनातन पर आँच आता है तो सनातन पूरा उनका एकजुट होता है, और जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, उनको 24 के लोकसभा में आपको दिख जाएगा कि क्या होने जा रहा है। यही बात एक पत्रकार यूट्यूब में मनीष कश्यप के द्वारा चलाया गया था तमिलनाडु को लेकर, तो मनीष कश्यप के ऊपर NSA लागू कर दिया गया। क्या इन पर भी ऐसा कुछ होगा, मुकदमा दर्ज होगा? बिल्कुल, जिनकी भी भावनाएं आहत हुए वो अपने अपने स्तर से मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। अभी विशेष सत्र चालू होगा लोकसभा में, उसमें भी ये मुद्दा निश्चित रूप से उठेगा। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, तो निश्चित रूप से होगा। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर क्या आपकी राय है? मनीष कश्यप को बाहर आनी चाहिए या वो ऐसा मतलब कुछ कांड कर दिया है तो अंदर ही मनीष कश्यप आएंगे? लेकिन मनीष कश्यप का जहाँ तक विषय है, पूर्णतः इस विषय का मुझे जानकारी नहीं है। अगर वो अपराध की श्रेणी में होगा तो निश्चित रूप से अपराध का जो न्याय सरकार दंड होगा कोर्ट उनको दंड देगा। लेकिन अगर उन्होंने अपराध नहीं किया है तो न्याय पर पूरा भरोसा है। बीजेपी का आप लोग गोदी में दिया, इसीलिए आप लोग हम लोग कहते हैं खाली है वो बीजेपी के टारगेट। अभी इससे हम जानना चाहेंगे कि सदर अस्पताल का मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया है, लेकिन वहाँ पे इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, जिसका प्रमाण कल ही एक सदर अस्पताल में इलाज के लिए लड़का आया था, तेंदुआ का था, उसका प्राइवेट अस्पताल में उसको जाकर इलाज करवाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और मौत होने के बाद तुरंत डॉक्टर खराब हो गई। उस पर आपका क्या राय है? आपका मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, नहीं तो मेरे जानकारी नहीं है। ऐसे पूरे बिहार में सदर अस्पताल हो चाहे प्रखंड स्तरीय अस्पताल हो, हर एक व्यवस्था किया जा रहा है, बहुत बेहतरीन हुआ है और सुधार किया गया। क्या व्यवस्था हुआ है सर? आपका सदर अस्पताल में जब मरीज जाता है तो उसको आधा चेकअप तो बाहर से कराना पड़ता है। बिहार का आप चले जाइए यहाँ BHU में और एम्स में 50% रोगी एम्स और BHU भागते हैं, जो कि आपके स्टेट में PMCS इतना बड़ा हॉस्पिटल है। आपके जो नेता प्रतिपक्ष है, मतलब अभी तो नेता है, वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 2-3 बार गए भी PMCH में, उन्होंने रात में विजिट किया, उसके बाद डॉक्टर जैसे ही चले जाते हैं स्ट्राइक पे फिर वो बैक हो जाते हैं। उसके बाद कभी उन्होंने हॉस्पिटल का विजिट ही नहीं किया। क्या वो डर गए या केवल उस समय मुद्दा को उछालना था, फेवरेट होना था, इसलिए हो गए थे? डरे नहीं है। अभी तो ये हाल फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। नहीं, हाल फिलहाल कैसे बने? काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सुधार हो चुका है। मतलब आप यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हो? यहाँ से बाहर कोशिश तो नहीं किया जाए कि नहीं, कोशिश आप ट्रेन पे कभी गए? सुविधा मिलेगी तभी तो, सुविधा नहीं मिलेगा तो कोशिश करने से क्या होगा? सुविधा मिल रहा है।
कहाँ मिल रहा है सुविधा? अगर सुविधा अगर हम यही आप रफीगंज का है तो रफीगंज हॉस्पिटल में जाइए, अगर एक हल्का सा एक्सीडेंटल भी आता है तो उसे तुरंत खाली मलहम पट्टी करके और तुरंत रेफर कर दिया जाता है। अगर सुविधा रहता तो यहाँ सारा इलाज नहीं होता। इलाज यहाँ भी होता है, ऐसा बात नहीं, हम तो जानते हैं। बुखार का होता है, यहाँ बुखार की खाली इलाज होता है सर। ज्यादा होता है तो गया यहाँ गरीब गुरबा को मरने के लिए भरोसे पर छोड़ दिया जाता है। अगर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था रहता तो अपने इलाज के लिए सिंगापुर या एम्स दिल्ली लोग नहीं जाते देता। बीजेपी वाले इसमें न बोले वही अच्छा है। कुछ दिन पहले मंगल पांडे बीजेपी से एक थे, स्वास्थ्य विभाग अभी वो हट गए हैं, अभी वो तो उस समय बीएचयू बंद नहीं हो गया तो उस समय ट्रेन भर के बीएचयू में जाते थे। उस समय बीजेपी वाले बीजेपी वाले इसमें नहीं बोले। ठीक है, उस समय जाते थे, लेकिन अभी हम वर्तमान में चलेंगे ना। भविष्य में क्या हुआ क्या गया वो तो चला गया। एक चोर बोले कि अभी हम चोरी क्या करिएगा, हो सकता है जब समय आता है उस समय। अगर आज बिहार का जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप चले जाइए 2005 के पहले का बिहार और ये इसी रफीगंज पे उदाहरण वाले थे, बाकी जगह को छोड़ दिए। क्या हालत था रफीगंज पीएचसी का? लंदन के भरोसे इलाज होता था। डॉक्टर के नाम पर एक ड्रेसर होते थे जो वही देख देते थे। 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी के पास पोर्टफोलियो मिला स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके मंत्री बने प्रेम कुमार जी, नंद किशोर यादव जी, मंगल पांडे जी, चंद्रमोहन राय जी, तब यह कायाकल्प जो हुआ है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का, जो ग्रामीण स्तर पर, ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। लेकिन इसके बाद भी बीच में लोग सरकार में आए, फिर सरकार में है और कहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है तो आपको इलाज के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है भाई? उस लेवल का एक अस्पताल यहाँ क्यों नहीं? दरभंगा के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं तो 150 फीट गहरा जमीन दे रहे हैं। जितना का बजट होगा उस जमीन को भरने में ही चल जाएगा। तो आप तो भूमि भी उपलब्ध नहीं करा रहे। आप चाहते कहा कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो? आप बीजेपी वाले पूरे बिहार को केवल मूर्ख बनाए हैं। अभी आप बोले कि आप चल रही 20 साल पहले, आप 20 साल पहले नहीं चाहिए, आप जाइए 1950 में। उस समय हमारे देश का अर्थव्यवस्था इतना भी नहीं था कि देश आराम से 2 महीना बैठ के खाए। अभी हमारे देश का अर्थव्यवस्था इतना अच्छा हो गया कि 2 साल तक भी अगर हमारे देश में कोई कार्य नहीं करे तो बैठ के खा सकता है। इसका मतलब ये है बीजेपी सबकी हो। बीजेपी मूर्ख कहाँ बना रहे भाई? बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार देश की जनता ने उनको जनादेश दिया, पूर्ण मेजोरिटी की सरकार बनाई, तो आज आप जो आप पर शासन किया था ब्रिटेन, उसको पछाड़ कर आप विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। तो हम मूर्ख बना रहे हैं, हम देश के नहीं। आप ये बताइए, जब हम पब्लिक हैं, हम जब घर बनाते हैं, आप भी पब्लिक की तरह घर बनाते हैं, तो घर बनाने में बेसमेंट यानी जो जिसको कहते हैं हम लोग लिंटर लाना, पिलर लाना, वो सबसे ज्यादा मेहनत की चीज होता है। एक तल्ला के बाद 2 तल्ला उठाना ज्यादा मेहनत की होता है। इसको आप मानते हैं? देश को ज्यादा मेहनत मानते हैं या देश के बाद जो ऊपर 2 तल्ला 3 तल्ला बनता है उसको आप ज्यादा? देश के निर्माण में सभी लोगों का, इस देश के बेस देने में कांग्रेस काम किया है, बीजेपी को बेस देने में कहीं तक कोई योगदान नहीं है। आप बता दीजिए 1978 में आप आए, 2 सीट के साथ आए, उस समय आप धर्मनिरपेक्ष थे। जैसे ही आपको पता चला कि हम धर्मनिरपेक्ष बन के इस सरकार में नहीं आ सकते हैं, आप बाबरी मस्जिद को ले लिए, आप धर्मनिरपेक्ष से फिर धर्म स्वावलंबी बन गए। अब वहाँ जाए जहाँ हिंदू की संख्या ज्यादा है, वहाँ पे जाके धर्म की आग लगाए और आप हर स्टेट में अपना एक हनुमान खोज लिए हैं। अभी आपका हनुमान जो बने फिर रहे हैं, आपका लोजपा जो चिराग पासवान जो है, आप ये बताइए कि जब अटल जी का सरकार गिरा था, उनके पिताजी के एक वोट की वजह से, उस समय आपका हनुमान कहाँ गए? चलिए हनुमान है कि नहीं है, कुछ बताइए, हनुमान है कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले हम प्रखंड कमेटी रखी से तमाम पत्रकार को अभिनंदन करते हैं। रही बात हनुमान का, तो प्रधानमंत्री के किए कार्यकलापों को सराहना करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कर्तव्य निष्ठा के आधार पर उन्हें एक सेवक के रूप में, अपने सेवक के रूप में मानकर उन्हें आप हनुमान के रूप में बताते हैं, उनके रूप में मानते हैं। तो अटल जी का कार्य जो था, अटल जी का जो कार्य था वो मोदी जी से भी खराब था कार्यकाल। अटल जी को पूरे देश में विपक्ष हो या विपक्ष हर नेता पूजता है।
अब अटल जी को क्या मानते हैं कि मोदी जी से भी खराब थे, जो एक सीट के चलते आप पूरा उनका सरकार गिरा दिए? क्या राय है इसका? देखिए, जहाँ तक अटल जी का सवाल है तो माननीय प्रधानमंत्री के सभी धर्मों के सभी पार्टी के लोग माननीय अटल जी का सम्मान करता है। और रही बात सरकार गिराने का, तो उसके पीछे क्या मूलभूत एजेंडा था, उस समय की क्या भौतिक और वर्तमान स्थिति था, उस समय से आज के तुलना करना संभव नहीं। भौतिक नहीं था सर, आपकी पार्टी की शुरू से रहा है, मौसम की तरह आप बदलते हैं। आप कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें आप लोग नहीं गए हैं, और जिस पार्टी में जाते हैं उसी का हनुमान बन जाते हैं। अभी आप जान नहीं, अभी आप जान रहे हैं ना। इस पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को समान न मिले, अधिकार न मिले, मौजूदगी का अधिकार न मिले, या उससे जब तक निष्ठा रूप से आप शैली से संतुष्ट नहीं रहे, तो निश्चित है कि पार्टी अपना कुछ निजी फैसला लेता है। जैसे गोरखपुर में इसका गठबंधन हुआ था, संतोषजनक नहीं रहा, काम शैली अच्छा सारा न रहा, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान आ रहा, अध्यक्ष का मान सम्मान नहीं रहा, या उनके बिहार में जो पायाग्राम अपराध का पायाग्राम था, इस मुद्दे पर था, अपराध का पायाग्राम बैठा हुआ था, इसलिए आपका पार्टी का कुछ जो भी पैराग्राफ होता है केवल सीट के लेकर होता है। जो पार्टी आपके पार्टी को 5 सीट 10 सीट, अभी बीजेपी में आप हैं, 5 सीट देने के लिए कह रही है, कल आरजेडी आपको 10 सीट का ऑफर दे देगी। आपका जितना एक ज्ञान वाली बात है कि हमारे अस्तित्व का खतरा हो गया, हमारे लोगों को नहीं इज्जत मिल रहा है, आखिर इज्जत आपको कब मिलता है? पार्टी को सीट देने से इज्जत मिलता है। इज्जत का पैमाना आप कैसे मानते हैं कि हमारे SC ST लोग या हम जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको इज्जत के लिए आप मरते हैं, या अपनी सीट के लिए आप लोग मरते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, जब से इनका कार्यकाल हुआ है, जनहित में हुआ है, जो भी कल्याणकारी योजना चला है जनहित में हुआ है, खास करके दलित पिछड़ों और विकास में काफी सार्थक हुआ है। इनका जो डेवलप है, इनका जो सोच है, दलित शोषित पिछड़ों को उत्थान किए है, इस लिहाजा से हम लोग इनके साथ थे, एनडीए इनके साथ थे, इनके काम से इस आधार पर हम लोग जनशक्ति पार्टी इनके साथ। आप इनके साथ कितने दिन पहले आए? आप इनके साथ अभी कितने दिन पहले आए? 2 महीने? हम लोग बेशक 2 महीने पहले आए, लेकिन इनके काम शैली को हमेशा सराहना करते गए हैं। काम शैली से हम लोग संतुष्ट हैं। मनोवैज्ञानिक वैचारिक ढंग से इनके विचार में कोई मतभेद नहीं था। काम शैली के आधार पर हम लोग इनको सराहना, माननीय प्रधानमंत्री को कितनों भी प्रशंसा की जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार को इससे तो कम ट्यूशन देना रहेगा क्या 2024 का लोकसभा चुनाव हम साथ लड़ेंगे प्रधानमंत्री का? ये बिल्कुल सही। जो वर्तमान प्रधानमंत्री का काम शैली है, मैंने पूर्व में भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के हित में, शोषितों के हित में, ओबीसी के हित में, खास करके दलित शोषित पिछड़ों का जो विकास और उत्थान या उनके भौतिक या उनके डेवलप का अगर किसी व्यक्ति को चिंतनशील कोई व्यक्ति है, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी के कार्यकलापों को हम लोग जनशक्ति पार्टी पूरा के पूरा सराहना करते हैं। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, हम लोग तन मन एक कार्यकर्ता लेकर उनके कार्यों को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में उनका पूरा हम लोग का योगदान करना पड़ेगा। अगर आप लोग के अनुसार अगर भाजपा के द्वारा सीट नहीं दिया जाता है लोकसभा का, फिर आप लोग क्या करेंगे? किसी भी गठबंधन में करेंगे? देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री के कार्यकलाप को सराहा करते हैं, लेकिन विशेष बिना सीट के भी साथ रहेंगे। बोली नहीं, आप बोलिए तो बिना सीट के भी साथ रहेंगे। यह जो बात है, ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, और राष्ट्रीय स्तर के जो निर्देश है, खास करके हम लोग एक वर्कर है प्रधानमंत्री की बात चला सकता है। धन्यवाद। हैं रविंद्रनाथ सिंह जी है, इनसे भी कुछ जानना चाहते हैं। तो अरविंद जी, बिहार में बढ़ते अपराध और अपराध में बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी को लेकर इसका मेन जिम्मेवार कौन है? यदि किसी राज्य में कोई भी अपराध आगे बढ़ रहा है या बेरोजगारी या अशिक्षित पैमाने का दर बढ़ रहा है, उसका मेन किसी भी राज्य का मेन जो जिम्मेवार इंसान होता है वहाँ का राजा होता है। यानी यहाँ का जो CM अभी नीतीश कुमार मान लें, जो मुख्यमंत्री वो जो है उनको मुख्य रूप से जिम्मेवार माने, क्योंकि अभी तक उनको इतना बार मौका मिला
लगातार देख रहे हैं आप कि पिछले 3 माह से उनको लगातार मौका दिया जा रहा है, चाहे वो किन्हीं के साथ में हो, चाहे वो हम लोग के साथ हो, भाजपा के साथ में हो या अन्य पार्टी के साथ हो। वो रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं, 9 बार मुख्यमंत्री बन गए। अरे वो तो बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री भी बनेंगे, तो वो तो कुछ भी बोलते हैं, उनका उम्र हो चुका है तो कुछ भी बोलेंगे वो, है ना। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कि वो आज तक वो चीज़ कर नहीं सके जो उनको करना चाहिए था। शुरू में जब वो बने तो मुख्यमंत्री तब तक तो अच्छा विकास हुआ, 5 साल बोले तो, उसके बाद फिर वो उस टाइप का कार्यकाल में उस टाइप का वर्क नहीं कर सके। जैसे हम बात करें यदि अभी के डेट में जो अभी आप क्राइम्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उनके बारे में बात करें तो हर एक क्षेत्र मतलब बिहार का हर एक क्षेत्र जो है जहाँ भी आप जाएँ देखें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो जहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा। अभी विपक्ष पार्टियों के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम किया गया है। तो उन लोगों को कहना है कि जब पहले 600 मिलता था 1200 रुपये तो 200 रुपये कम कर दिया। तो चुनावी मुद्दा है, यही कारण है कि 200 रुपये कम कर दिए। इस पर क्या राय है? देखिए विपक्ष तो कुछ भी बोलेंगे, अब उनको मुद्दा नहीं मिलेगा तो कहीं से मुद्दा उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे बजट बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से हर एक चीज़ की कीमत भी बढ़ रही है। और आज के अभी के डेट में अभी देखिए भारत में 1 रुपया से प्रचलन चालू हुआ है, उससे पहले के पैसे सबके सब बंद हो चुके हैं और यहाँ तक कि अभी के डेट में इकोनॉमिक्स में हमारा अच्छा खासा हो गया है। तो हम लोग इतना सक्षम तो जरूर है कि यदि हमें कुछ लाभ चाहिए तो हमें कुछ आगे बढ़ के काम करना हो। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो योजना चलाए उज्ज्वला योजना, इसके तहत हर घर में अभी LPG जो गैस है वो हर जगह उपलब्ध है। आज के देखिए इनके पहले का कार्यक्रम देखिए आप कि रहते भर में जो आपके कांग्रेस पार्टी के जो थे आपके प्रधानमंत्री है ना, उनको रहते भर में भी ऐसा योजना कभी नहीं चला था और ना ही मतलब हर घर में ये उपलब्ध था। अगर हर घर में सुविधा उपलब्ध हुई है और अगर कुछ बजट बढ़े हैं तो अगर सुविधा मिल जाए, अभी भी अगर आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, आपको यदि प्यास लगी हो 20 रुपये का बोतल मिल जाए फ्री में मिलने की जगह पे, तो आपको आपके लिए और क्या बेटर हो सकता है? आप इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इनसे मेरा क्वेश्चन है, इनसे पूछिए कि हमारा देश का 80% आदमी 70 से 80% आदमी गरीब है, तो गरीब को सुख सुविधा नहीं चाहिए, उसको पहले पेट चाहिए। तो उसके पेट के लिए जो रसोई की चीज़ होती है उसे महंगा करके ये कहेंगे कि हम स्पाइस जेट दे रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन दे रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन पे पढ़ जाएगा वो पढ़ ले, बुलेट ट्रेन में जाकर गरीब कमान है। अरे आप गरीब के लिए क्या कर रहे हो बताइए। 400 का गैस यूपीए बहुत खराब था, लेकिन 400 का गैस देता था, यूपीए बहुत खराब है। यूपीए के समय में इन्हीं लोग भाजपा के द्वारा रोड पर सिलेंडर रास्ते धरना दिया जाता था। हाँ, स्मृति ईरानी को जो वायरल हुआ था, हाँ अब उनको 1200 रुपया में वो डांस याद नहीं आ रहा है, लेकिन 400 रुपये में बीजेपी वाले को खूब डांस आता था। इनसे पूछिए कि जो देश के आधा से ज़्यादा लोग गरीब है वो बुलेट ट्रेन पे क्या करेगा जाकर, पहले तो उसको खाने की व्यवस्था दीजिए ना। 400 रुपये हाँ, फ्री में गैस जरूर दे दिए हैं, फ्री में पैसा गैस डलवाने के उनके पास पैसा है, तभी तो सभी लोग वो गैस का अपना सिलेंडर का फायदा उठाएंगे। मूर्ख बनाते हैं। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बात है क्या गरीब के पेट भरने का, आप शायद आपको मालूम होगा कि जब से माननीय प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो गरीबों के लिए भी देखिए कि राशन का जो व्यवस्था है, तो जहाँ 4 किलो 5 किलो दिया जाता है वहाँ पे 5 किलो मुफ्त में दिया जा रहा है, उनको पेट भरने की ही बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात रह गया इसका गैस का उज्ज्वला योजना के तहत जो भी है, तो बात के लिए पूरा सब कुछ खा लीजिएगा, चावल या गेहूँ दे रहा है उसमें उसका हो जाएगा। 200 रुपये कड़वा तेल करती है, 5 रुपये 5 केजी चावल के बेच तो तेल भी नहीं ले सकता है, वो हो जाएगा। देखिए अगर एक कहा जाता है कि जो इंसान को कुछ नहीं मिलता अगर उसे कुछ मिल जाए तो बहुत कुछ होने का उम्मीद हो जाए। मैं कुछ नहीं कर सकता, 400 रुपये गैस था, अब नहीं कर मैं क्या बता रहा सकता। हूँ, अगर पहले के अभी के जो पहले के देखें हम पहले के बजट में तो आप देखिएगा कि मुफ्त में जो कोटा के तहत जो राशन मिलता था मुफ्त में, ऐसा नहीं कि 5 किलो के बदले 10 किलो दिया जाता था। पहले 200 रुपये कड़वा तेल नहीं दी। हम समझ रहे हैं, मैं क्या अभी आपको इसके पहले जनसंख्या बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज आप सबके पास आमदनी बढ़ गई है। आज आप अच्छे अभी आप 1200 रुपये टी शर्ट पहने हुए हैं, आज से 10 साल 5 साल पहले आपके पास 150 में ही टी शर्ट उपलब्ध थी आपके पास, आप उस समय भी सक्षम थे और आज भी आप सक्षम हैं। हाँ, आज उन तबके के लोग जो अभी भी सक्षम नहीं, अभी के 50% कुछ ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, उनके लिए हमारे केंद्र
सरकार आज भी बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे सक्षम के लिए काम कर रही है, उनको लाभ भी मिल रहा है। जैसे किसान के रिपोर्ट से पैसे आ रहे हैं ताकि फसल लगाएं और फसल उपजा करके फिर आप अपना पेट भरण करें। उसके बाद फिर अब देखिए आपके पास बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स का फायदा उसमें भी स्कीम्स था हर लोगों को। देखिए आज डेट में देख रहे हैं कि हर लोग के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। पहले तो बहुत बड़ा होता था बीच में, नहीं तो ठीक है, घर में 5 परिवार है तो जरूरी 5 लोग हैं। ये बजट, ये जो बजट है जैसे मान लीजिए कि जिनके घर में 5 लोग हैं, कोई 3 लोग को मिल रहा है, 2 लोग को नहीं मिल रहा है, एक जब तक सबके नाम से रसीद नहीं रहेगा तब तक कोई नहीं आएगा। तो ऐसा तब होता है जब वहाँ का वार्ड हो या वहाँ की कोई उन पर केयर नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं दे रहे, या उस प्रकार का उनका जो छुटा हुआ है बजट को केंद्र सरकार के सामने रख नहीं रहे हैं, तो उस पर कैसे मुहैया करवाए? उनके पास जो बजट जाएगा उससे क्या नुकसान हुआ है? कोई जान नहीं है कि आपके घर में 10 लोग भूखे सो रहे हैं कि 5 लोग पेट भर के सो रहे हैं। तो आप जैसा बजट पेश करेंगे उनके अनुसार वो काम करवाएंगे। अभी आप देख रहे हैं आप कि अभी जैसे हमारे जो सीएम नीतीश कुमार हैं, उनके द्वारा बहुत सारे टीचरों को खास करके बहुत सारा काम दिया जाता है हमको, हर घर में जाकर के आप बजट कीजिए, यहाँ पे कितना है, क्या डेटा है, तो जो डेटा यहाँ से बना के तो भेजेगा उसी के अनुसार केंद्र सरकार उनको सहयोग करेगा। अब डेटा ही नहीं भेजेगा तो कहाँ से केंद्र सरकार सहयोग करेंगे? उस बात पर हम नहीं करेंगे। बीजेपी वाले से एक क्वेश्चन है, अभी आप लोग एक तानाशाही रवैया ला रहे हैं, 1 देश और 1 चुनाव, इससे आप क्या चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी एकदम खत्म हो जाए, आपका विरोध कहीं न रहे? और आप पहले ही पप्पू साबित कर चुके हैं कांग्रेस के जो उत्तराधिकारी है, और बाकी आपका रहा जो जैसे कि बिहार में जेडीयू आरजेडी है, अन्य जो छोटी छोटी क्षेत्रीय दलीय है जो आपको ज़्यादा पसंद करती है, उसे खत्म करने की मुहिम से आप एक चुनाव और एक देश की बात ला रहे हैं, तो ये कहाँ तक है? देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा बोला कि 1 नेशन के तहत तानाशाही व्यवस्था, तो ये सब है, एक तानाशाही व्यवस्था नहीं है। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि एक इलेक्शन में मध्यवर्गीय लोग हो, चाहे वो गरीबी तबके के लोग हों, चाहे वो उच्च वर्गीय तबके के लोग हों, सभी को इसका हटाना होना पड़ता है। हमारे बीजेपी वाले से अच्छा नहीं लगता। आपका प्रधानमंत्री कितने का ड्रेस करता है और एक दिन में कितना ड्रेस करता है? वैसे तो प्रधानमंत्री मेरे यहाँ का नहीं, अब आप बता दीजिए बीजेपी के एक प्रधानमंत्री एक दिन में कितना ड्रेस चेंज करता है, और एक ड्रेस का कॉस्ट कम से कम होता है तो लाखों रुपया होता है, और वो पार्टी कहती है कि केवल हम चुनाव का पैसा बचाने के लिए एक साथ चुनाव करा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिनके पास भी जैसा उपलब्धि है उनके अनुसार भी काम करते हैं। अगर उनके पास अगर अभी के डेट में यदि कोई हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री हैं और वो अपनी संरक्षण को व्यवस्था को मजबूत नहीं रखेंगे और अपनी संरक्षण व्यवस्था पर यदि वो कष्ट नहीं करेंगे और यदि वो रोड पे साइकिल से घूमेंगे तो विपक्षी लोग उन्हें जीने देगा? लगता है आपको? आप लाल बहादुर शास्त्री के जानते हैं, वो भी प्रधानमंत्री थे, कोट कभी पहले उस समय का व्यवस्था देखिए ना, टेक्नोलॉजी काफी पीछे था उस समय कोर्ट के लिए बहुत विदेश से लोगों को मंगवाते थे। उस समय लड़ाई हुआ था भारत पाकिस्तान में, तो उन्होंने खाना को छोड़ने के लिए अनाउंस किया था कि पूरा इंडिया एक रात नहीं खाएगा ताकि हम लड़ सके। नहीं, आप हमारी पूरी बात सुनिए, वो खाना पूरा इंडिया से छुड़वाए थे इसलिए कि पूरा इंडिया का अर्थव्यवस्था कमजोर था, लड़ सके। और उसी देश के आप प्रधानमंत्री हो के लाखों लाख रुपया का ड्रेस पे खर्चा करते हैं, लेकिन चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आप क्या मतलब मूर्ख समझ रहे हैं? पूरे मूर्ख समझने की बात नहीं है। देखिए जैसे जैसे युग बढ़ता है वैसे वैसे देश का विकास भी होता है। हाँ, तो फिर चुनाव में कैसे आप तुलना कर रहे हैं आज के करीब 60 साल नहीं कर रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं कि ऐसे नहीं 60 साल पहले की चीज, उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था, पैसे के उस समय जवाहरलाल नेहरू पहले से हमारा देश काफी पीछे था। उस समय उससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू आज अगर आपको तुलना करना है तो आज से कीजिए ना। अभी विपक्ष में देखिए राहुल गांधी एक टी शर्ट पहनता है, 22 लाख का पहनता है। सोच क्या है कि प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख के सूट पहनते हैं और 22 लाख का टी शर्ट पहन रहा है राहुल गांधी। तो गूगल मारिए हमको दिखा दीजिए सोच। अगर स्वच्छ रहना, अच्छा पहनना, कॉस्टली पहनना तो अच्छा पहनना जवाहरलाल पंडित इसका सोर्स बता दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री लगातार आरोप लगा रहे हैं विपक्षी लोग, उसी की जमानत बोल रहे हैं। गलत आरोप नहीं लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से कपड़ा पहनते हैं,
लेकिन कपड़ा का सोर्स बता दीजिए ना कि 1.5 लाख रुपए का कुर्ता पजामा कहाँ 1.5 लाख आता है। मोदी जी बंडी पहनते हैं, जवाहर बंडी के नाम से प्रचलित है, गांधी बंडी के खादी पहनते हैं। कोई कुर्ता पजामा कहाँ 1.5 लाख का? ये जो आरोप लगा है, ये जो बुनियाद है। दूसरा चीज जहाँ तक आपका प्रश्न था, क्या है तो आपका क्या है अपराधन से है और जो ये बंडी को चल रहा है कि 1 लाख का 1.5 लाख प्रधानमंत्री तो बात सही है। सही है ना, बोलिए इनको आप देखिए विदेश जाने के लिए लाखों करोड़ खर्च है। रुपया के कोट पैंट पहन कर गए, तो जब हमको देश चलाना है इसलिए आर्थिक तो क्षति हो सकता है। कुर्ता ही पहन करके चला सकते हैं। हम बताते हैं जैसे और चलाए भाई लालू बहादुर शास्त्री आगे है। लालू प्रसाद जब प्रधानमंत्री थे तो बेचारे रिक्शा पर भी चलते थे, हाँ समझे ना। आवाज भी उसी तरह चल रहे हैं। हमारे बहुत से नेता जो है धोती कुर्ता पर काम चला सकते हैं। जब देश के लिए सोचना है तब हाँ, देश के लिए सोचना है तब। प्रधानमंत्री देश के लिए नहीं सोच रहे। नहीं सोच रहे। नहीं सोच रहे हैं। वो तो अपने जब अपना भारतीय अब राजन के भाई साहब का मेरे को जवाब दे। तेज प्रताप यादव जी क्या है? मंत्री। तेजस्वी जी क्या है? मंत्री। दोनों भाई हैं। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री, लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री। एक बंगला में लोग रह सकते थे कि नहीं कि बिहार के पैसा 4 बंगला में बर्बाद करा रहे हैं। उनसे तुलना नहीं की है। जब जहाँ तक ये बात कर रहे थे कि धोती पर पहन सकते, एक बंगला से शासन चला सकते थे कि नहीं? ये किसी गरीब को वो जमीन आवंटित हो सकता था, कोई गरीब का घर बन सकता था उस बंगला में। उनको चाहिए 5 एकड़ का बंगला, 5 नेता 5 के 5 एकड़, 25 एकड़ एक परिवार को चाहिए और गरीब के बात करते हैं। अब बात उठाइए ना, तो बात उठा तो रहे हैं। ये नैतिक को यदि भाग नहीं है तो आप बात करें। देखिए सोच का अंतर, आज तक जितने भी शासन किए देश में, गरीबी हटाओ का नारा दिए, लेकिन किसी के पास एक भी विजन नहीं था जो गरीबी हटाने का काम था। और न सोच में अंतर था। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का देखिए, मानना होगा इस बातों को, मान रहे हैं। और उन्हीं के दम पर था लोगों को लगा था, राजनीतिक दल के, विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को 2014 में जब देश की जनता ने जनादेश दिया तो लगा कि एक्सीडेंटल पीएम है। भाई ऐसे ही मोदी के नाम पर 1 मिनट पूरा कर लेने दीजिए, तब आपका प्रश्न लेंगे। एक्सीडेंटल पीएम है, लोगों को यही लगा। लेकिन जब 2019 में पूरा देश के जनता ने उससे भी ज्यादा बहुमत दिया, तब इन लोगों को खटका कि ये कुछ तो बात है। मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया है। 2-3 उदाहरण मैं दूंगा आपके सामने। जैसा कि आप बोले थे कि गरीब के लिए एलपीजी सिलेंडर, ये अमीरों का स्टेटस सिंबल होता था। एलपीजी एक जमाने में सांसद एक पद पर या जिनका विशेष भाई लोजपा, अरे हनुमान जी नहीं रहे तो काम नहीं चलेगा। ले दीजिएगा। एलपीजी जो सबसे रसूखदार व्यक्ति होते थे क्षेत्र के, उनको पहले से सांसद के पद पर एलपीजी मिलता था। उसके बाद चला कुछ चला, ठीक है, और सरकारों ने भी पहल किया। लेकिन एलपीजी के लिए देखे होंगे कि गैस एजेंसी के सामने 4 बजे भोरे से लोग लाइन भी लगाए हुए रहता था 14 के पहले। और ये अमीरों का स्टेटस सिंबल था। देश के प्रधानमंत्री जी का सोच है अमीरी और गरीबी के खाई को पाटने का। उन्होंने गरीब के घर में भी एलपीजी पहुंचाने का काम किया उज्ज्वला योजना के तहत। ये सोच है गरीबों के प्रति। जनधन खाता, लोग मजाक उड़ाए कि जनधन करके गरीब के पास पैसा कहाँ है। आज जनधन खाता में डीबीटी के माध्यम से आज उनके प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, पेंशन का पैसा, सब कुछ बिचौलिया मुक्त होकर डायरेक्ट उनके खाता में जा रहा है। यही देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जब दिल्ली से पैसा चलता है 1 रुपया तो 15 पैसा पहुंचता है। वो पैसा कौन खाता था? आज 1 रुपया अगर वहां से चल रहा है तो 1 रुपया उसके खाता में, गरीब के खाता में पहुंच रहा है। ये सोच का अंतर है। और एक प्रवृत्ति जगह, जब आपके पास खाता होगा, एक उदाहरण आप हम सब बताते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा होता है उसको नहीं निकालते हैं, मांग लेते हैं पैसा, बाद में कहीं से कमा के भर देंगे। जमा करने की प्रवृत्ति पैदा किए, गरीबों के बीच में मान सम्मान बढ़ाने का प्रवृत्ति किए, उसका भी बैंक में खाता है। शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बना था, इसके पहले भी बना, लेकिन मुर्गी के दबड़ा बना था। इन्होंने पैसा दिया और ये पैसा ऐसा नहीं था कि इस पैसे से सिर्फ बने, इन्होंने प्रोत्साहन के रूप में जाने का प्रेरणा जगे लोगों को। ये अंतर है अन्य सरकारों में और नरेंद्र मोदी की सरकार। ये
जो व्यवस्था दी है, ये अमीरी और गरीबी का भाई यही ना वो बात होता था। अगर आप पिछड़ा ये भाई इनका पक्का मकान है, आज गरीब भी पक्का मकान में रह रहे, उसमें किचन सेट भी है, उसमें उज्ज्वला के तहत गैस चूल्हा भी है, शौचालय भी है और मुफ्त का राशन भी पहुंच रहा है 5 केजी प्रति परिवार प्रति माह। ये देश के प्रधानमंत्री का है। हम तो तीन उदाहरण दे, ये जुबेर अकेले चल सकता है, मोदी जी की योजनाओं पर चल सकता है 24 घंटा, जितना योजना लाए हैं लोगों के लिए। योजना तो बहुत बता दी, आप ये भी बता दीजिए ना कि आप कितना चोर को भगाए हैं भारत से बाहर। आपकी सरकार में रहते हमारे भारत से बाहर कितना चोर भागा उसका भी बताइए। एक किसान 10,000 के चलते आत्महत्या कर लेता है, एक किसान का उसकी जब्ती हो जाता है 10,000 5,000 के चलते, हजारों हजारों करोड़ का चोर के साथ आप जाके सेल्फी खिंचाते हैं। आपको घटना पता नहीं होगा 4 दिन पहले का, जो ललित मोदी था, जिसमें आपका जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का कमेटी बना है, उसमें जो सालवे एक वकील है, उस वकील के शादी जो हुई है तीसरी, उस शादी में वही ललित मोदी आकर वहाँ पार्टिसिपेट करता है और आपकी सरकार को ललित मोदी मिलता नहीं, जबकि आपकी कमेटी के सदस्य के साथ वो बैठता है और खाता है पीता है। तो आप जनता को मूर्ख बनाते हैं। पहली बात, बीजेपी एक चीज सबसे अच्छा करती है, पहला तो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा करती है और दूसरा मनाने में आप लोग बहुत एक्सपर्ट है। आपने पूरे देश को मनाया कि आपका पीएम चाय बेचता था, लेकिन कभी दिखाया नहीं कि चाय बेचते हुए फोटो है या वीडियो है। आपने अपने पीएम को मनाया कि हमारे पीएम इस यूनिवर्सिटी से 1977 में, जबकि कंप्यूटर आया है 1990 के लक्षण में 88 में, 1970 में आपके पीएम का कंप्यूटर से प्रिंटेड सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये भी आप बना देते हैं और मिला देते हैं। आपके पीएम जब चुनाव सभा में जाते हैं तो अपने आप को ओबीसी और गरीब के मसीहा कहते हैं, लेकिन गरीब के लिए जो देते हैं व्यवस्था वो पर्याप्त होता है या नहीं होता है, इसका समीक्षा वो कभी नहीं होता। हाँ, आप राइट प्रश्न कर दिए, एक प्रश्न का हल दे देता होता है। आपने बोला कब कंप्यूटर आया, मान लीजिए सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज निकला। पहले भी यूनिवर्सिटी में हाथ से बनता था, हाथ से ही हाथ से बनता था, लेकिन जिस जमाने में हाथ से बनता था उस समय का मेरा सर्टिफिकेट गुम हो गया, उदाहरण स्वरूप दे रहा है, मान लीजिए गुम हो गया या दिमाग खा गया, जो भी कर रहा हूँ। हमें 2003 में ग्रेजुएट किए हैं, हाथ से बनता था। आज हम अगर यूनिवर्सिटी से अपना सर्टिफिकेट मांगेंगे तो हमको कंप्यूटराइज देगा कि हाथ से लिख देगा, कंप्यूटराइज देगा। तो ये हाथ से लिखित रहता था। आज हम अगर यूनिवर्सिटी से अपनी यूनिवर्सिटी से हम अपने ग्रेजुएट का प्रमाण पत्र मांगेंगे तो वो हमको कंप्यूटराइज देगा कि कहेगा कि नहीं आपके जमाने में भाई साहब पूरा पत्रकार बंधु सुन लीजिए ना, ये 2003 में हाथ से बनता था। नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उस समय हाथ से बनता था, लेकिन जब सर्टिफिकेट के मांग हुआ, जनता के सामने लाने की जरूरत हुआ तो कंप्यूटराइज निकला। आज हमको भी कंप्यूटराइज मिलेगा, आपको भी कंप्यूटराइज मिलेगा। 2003 से पहले का जो भी लोग होंगे जिनको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी वो कंप्यूटराइज मिलेगा, बिहार बोर्ड से भी कंप्यूटराइज मिलेगा। तो इस पर आरोप लगा है कि कंप्यूटर पहले ही बना लिए थे, फ्रॉडी था, ये बेबुनियाद है। अगर देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चाय बेचते थे और ये गरीबी का प्रभाव, ये कांग्रेसी कल्चर है, ये कांग्रेसी कल्चर है, वो गरीबी का हर चीज का प्रमाण मांगता है। आप ऐसी कल्चर नहीं है, आप इसको कल्चर क्यों नहीं? आप कभी आपको ये बच नहीं रहा है कि ये गरीब का एक पिछड़ा का बेटा देश के प्रधानमंत्री बना है। आप जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे कि नेहरू गांधी परिवार के लिए जन्मसिद्ध अधिकार है कि बस देश के शासन अगर करेगा तो नेहरू गांधी परिवार का करेगा, वो भी फर्जी गांधी। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये बताइए कि ललित मोदी को बीजेपी भगाई या नहीं भगाई? अगर नहीं भगाई तो बीजेपी के पार्टी में वो आ रही है जो कि 50,000 करोड़ का वो गबन किया हुआ है, तो बीजेपी उसे इंडिया में कहीं नहीं लाई। नंबर 1, आप सरकार में आने से पहले काला धन की जिक्र बहुत किए थे, गैस की जिस तरीके से वो काला धन के लिए किए थे। आप अभी भी आपके सामने से काला धन लेकर आप बाहर चला जा रहे हैं। काला धन के नाम पे आप नोटबंदी कराए, आप कितना काला धन देश में लाए कभी किसी को नहीं बताया। आप इस पे आपका क्या स्टैंड है? काला धन उठनी चाहिए मुद्दा। काला धन आप काला धन के मुद्दा उठा के ही सरकार में आए हैं। काला धन के मतलब आप क्या समझते हैं? सामने दिखना चाहिए कि ब्लैक है। आज देश का जो अर्थव्यवस्था पप्पू मसने आप इस पे दे रहे जवाब। काला धन का मतलब क्या होता है? आप सबको पप्पू समझते हैं। क्या काला धन का मतलब होता है जो टैक्स नहीं दिया जाता है जिस पैसा पर, उसको काला धन कहते हैं। देखिए, आपको लगता है कि बीजेपी वाले काला धन छुपाने में लगे हुए हैं? नहीं, उसके सपोर्टर जो छुपा रहे हैं उसको कुछ मैं बता रहा हूँ। अभी ग्रेड में
आप सुने होंगे अभी डिजिटल इंडिया हर जगह हो गई है, कोई बक्सा में पैसा नहीं रख रहा। मैं बता रहा हूँ, सारे पैसे डिजिटल हो गए, सबको दिखने लगा। नहीं, चोरी करने वाला भी पैसा लगा। आज नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री ने इतना तो जरूर कर दिया कि आपके पैसे टैक्स फ्री नहीं होंगे, सारे पैसे का सबूत होगा और वो काला धन कभी नहीं हो सकता। तो उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब एक बैग कोई चीज को चाहिएगा कि देखिए देश में कहाँ काला धन था और क्या काला धन था। चंडीगढ़ शहर को तो जानते होंगे। चंडीगढ़ जैसा शहर में मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन ऑयल कहते हैं, वहाँ सप्लाई था। क्या चंडीगढ़ में कोई ऐसा जो होगा जो केरोसिन ऑयल घर में डालता होगा? यही काला धन था। ये कांग्रेसी घपला करते थे चंडीगढ़ जैसे शहर को भी केरोसिन ऑयल का सप्लाई होता है। बात पूरा करने दीजिए। जैसा कि हमारे भाई साहब ने जवाब दिया कि डिजिटल इंडिया कर दिए, ये पूर्णतः पारदर्शी हो गया। और अगर जहाँ तक काला धन की आप बात कर रहे हैं, तो वही काला धन वाले पर जब ईडी घर पे जाता है, छापा मारने तक आता है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल किसके कितना आप आरोप लगाए थे? 70,000 लगाए। आप ही लगाए हैं ना? बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल आज भी उस स्टेज पर हम लोग कायम है। तो आप जो अपराध किया है उसका सजा मुख्यमंत्री बना दिए। मुख्यमंत्री ये संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनके साथ बहुमत है, उन्होंने समर्थन दिया, उसमें आया। लेकिन क्या ईडी का कार्रवाई रुक गया? आप इसका हमको साक्ष्य दे दीजिए ना कि आपको हम क्यों गूगल मारे? हम गूगल क्यों मारे? आप हमको साक्ष्य दीजिए कि ईडी का कार्रवाई रुक गया। काला धन पर कार्रवाई के लिए जब ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, तो कहते हैं कि इसको बंगाल में बीजेपी वाले में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये आरोप तब पे आप पे लगता है जो विपक्ष के नेता पे आप करते हैं, आपके बीजेपी वाले पे किसी पे नहीं जाता। अभी कुछ दिन पहले की घटना बता रहे हैं, एक गदर मूवी 2 आई थी। गदर 2 आई है मूवी, जिसका नायक है सनी देओल। उनके ऊपर 60 से 70 करोड़ का कर्ज था जो प्राइवेट बैंक का था, और नोटिस भी चला गया था घर नीलामी का। और उसके बाद ही ये गदर 2 आया, और गदर 2 आने के बाद काफी हाईलाइट हो गया और बीजेपी का हिंदुत्व का एक मुद्दा मिल गया। सुनिए, उसके बाद मुद्दा ये उठने लगा कि क्या इतना मुद्दा उठने के बाद हिंदू का, आप बीजेपी के सांसद भी है सनी देओल, उनकी घर नीलाम हो जाएगी। उसके बाद ऑटोमेटिक रात में ही लेटर निकालती है बैंक कि हमारी बैंक की टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये नोटिफिकेशन चला गया, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हमें नोटिस देने वाले हैं। तो 60 करोड़ 2 सेकेंड में तुरंत खत्म हो जाता है किसी नेता पर से, मात्र 60 करोड़। और अभी अगर कोई रफीगंज या कोई आपका गरीब परिवार का 6,000 रुपया ले लेता है, तो उसके घर बैंक और पुलिस जाके घर से पूरा परिवार और सामान को निकाल के बाहर कर देता है। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र नहीं दिखाता है। मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि बैंक वाले ने ऐसा नोटिफिकेशन भेजा, बैंक के बताने की तो उनका मामला है, मामला उनका मैं बता रहा हूँ। यदि बैंक को भरोसा हो जाए, यदि बैंक को भरोसा हो जाए कि आप 60 करोड़ के घोटाला किए हैं, और गदर 2 आने के बाद यदि आप 100 करोड़ कमा लेते हैं, और बैंक को ये लगे कि कल आप आकर के मुझे 60 करोड़ के बदले 70 करोड़ आके मेरे यहाँ जमा करेंगे, तो वो नोटिफिकेशन उसके बाद आप आगे मैसेज लाते हैं और फिर आप किसी धर्म का कट्टर समर्थक होते हैं। RSS से जाओ, एक पार्टी नहीं था, RSS जो संघ है वो किस तरह का संघ है? एक हिंदू एक राष्ट्रवाद की। कश्मीर में आपका काम चल जाता है जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं। कश्मीर में आपका तो कहाँ चला जाता है? सरकार वहाँ पे जाकर देखिए कितना खुशहाल है। अगर मुस्लिम लोग अब देख रहे हैं कितना खुशहाल है। आप फिर हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि RSS से हम प्रेरित हैं, हम हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक हैं, हिंदू हमको वोट करें, तो आपकी हिंदू धर्म उस समय कहाँ चल जाती है जब आप कश्मीर में होते हैं तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना। आज 370 हटाने के लिए हमने जो कार्य किया वो कोई भी जनता से पूछिए वो कार्य क्या खराब काम किया। आज 370 हटाने के आज वहाँ की जनता इतना खुशहाल है, इतना लोग प्रेरित है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम। अच्छा, ये भी सच है बीजेपी वाले के कि जितने भी स्टेट में आप लोग सरकार बनाते हैं, किसी के बैकग्राउंड से आप लोग फ्रंट से बड़ी कम रहे हैं और शुरू से भी बड़ी कम रहे हैं। अभी भी आप मात्र 15 स्टेट में आपका सरकार है जहाँ पर बैकग्राउंड से है या फिर फ्रंट से है।
लेकिन आप केवल जहाँ पे आपकी सरकार बनने वाली होती है हिंदू के दम पे, वहाँ हिंदुत्व पार्टी का बजाते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी हिंदुत्व की पार्टी से सरकार नहीं बनती है, वहाँ आपका जितना भी पार्टी का नियम कानून होता है सब रखा जाता है। आप जिस सनातन धर्म पे भी बवाल मचा हुआ है स्टालिन के नाम पे, उस स्टालिन को हाईलाइट करने वाला भी कोई और नहीं, बीजेपी है। तो क्या करना चाहिए? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दोनों पक्ष आप रखते हैं। आप बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू करती है, फिर बोलते हैं कि मुसलमान का संरक्षण क्यों नहीं करती है, मुसलमानों के पक्ष में काम क्यों कर रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में? नहीं, पक्ष में काम नहीं कर रही। हमको बोल रहे थे गोदी मीडिया, आपने गोदी मीडिया। अब एक बात मैं बताइए, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर हिंदू के लिए काम करती है तो वो आज जम्मू कश्मीर जो आज़ादी जम्मू कश्मीर 70 धारा हटा करके इंडिया में मिलाया गया, वो क्या सिर्फ उससे हिंदू को लाभ है? नहीं, उसमें तो मुसलमान का लाभ है, सबके लिए काम कर रही है। अब बात नहीं धार्मिकता की, आप जिस धर्म से हैं, पहला कर्तव्य आपको अपना धर्म मानना है, उसके बाद आप दूसरे धर्मों को देखना, दूसरे धर्मों को अवहेलना करना नहीं, उस दूसरे धर्मों को आप अपने धर्म को ही मानते हैं और दूसरे धर्म को संरक्षण देते हैं। हाँ, तो बात सही है। आप बता रहे हैं कि 3 तलाक जो लाया गया है, ये भी अभी आपने बोला कि 3 तलाक जो लाए हैं वो मुस्लिम धर्म के भलाई के लिए है। सच ये है, नहीं सच ये है कि आप जानते हैं कि 3 तलाक से काफी लोग पीड़ित हैं, जिनकी किसी की बच्ची हो सकती है, सुनिए मेरी बात, किसी की बच्ची हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की पोती हो सकती है। अब उसकी भावना के साथ खेलकर आप इस मुद्दा को उठाए कि नहीं हमारी सरकार बनती है, हम 3 तलाक को हटाएंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिसकी भी बच्ची इससे पीड़ित हुई है, जिसकी भी बहन इससे पीड़ित हुई है, तो आपको अपना मानने लगे, अब फिर आप उसका भूख लें। लेकिन आप इसको भी आप एक तरह से हिंदू धर्म के समर्थन के रूप में ही लीजिए, इसे आप मुस्लिम धर्म को समर्थन नहीं किए, आप अगेंस्ट काम किए। आपको मैं पहला बात बताना चाहता हूँ, 3 तलाक मुद्दा हिंदू धर्म में 3 तलाक का जिक्र है, उसका प्रश्न मैं बताऊँ 3 तलाक मुद्दा का मतलब क्या है कि वैसे लोग जो 3 बार तलाक कर करके अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर यदि फिर रिश्ता जोड़ना हो तो किसी दूसरे के साथ रहना पड़े और उसके बाद फिर आने के बाद फिर उससे रिश्ता जुड़े, एक नियम जो लोगों में जिक्र किया गया है। अगर इस नियम से हटाने के लिए उनके संरक्षण के लिए और उनको अपना अधिकार दिलाने के लिए यदि 3 तलाक मुद्दे को हटाया जाता है तो क्या ये हिंदुओं को फायदा है? नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं, ऐसा बीजेपी को फायदा बात नहीं है। ये सबके लिए पार्टी है और सबके लिए काम करती है। आज हमारे रफीगंज में देखा जाए तो चलेगी। आप 3 तलाक जो हटाया गया बीजेपी के द्वारा, इसे क्या मानते हैं कि मुस्लिम के खिलाफ ये काम नहीं किया गया या इसे बीजेपी को फायदा नहीं हुआ? अगर मुस्लिम महिलाओं को अगर कोई फायदा अगर होता है तो इसमें हिंदू का फायदा या बीजेपी को कहाँ फायदा? मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा होगा कि नहीं? अगर फायदा हुआ, लेकिन उसका अपना प्रश्न छोड़ दिया जाए, पर्सनल वोट क्या कहता है कि किसी को ऐसे छोड़ दीजिए, हिंदू को कोई फायदा नहीं हुआ, मुस्लिम महिलाओं को इससे फायदा होगा कि नहीं हुआ? कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको पति बाहर से तलाक फोन पर करके छोड़ देता था। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी सोचा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। इसमें उन्होंने सबको एक समान देखा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मुसलमान महिलाओं इससे काफी पीड़ित थी, वो वहाँ से फोन कर देता था कि तलाक। तो पीड़ित न रहती तो आपको फायदा कैसे होता? फायदा देखिए, राजनीतिक फायदा तो